एवरीवन, इट्स सेजल माहेश्वरी, मेडिकल स्टूडेंट परस्यूइंग माय एमबीबीएस डिग्री। तो आज मैं पढ़ाऊंगी बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है और ये ब्लड वेसल है। तो जब हमने सपोज ओरली कोई भी सब्सटेंस दिया तो वो एब्जॉर्ब होएगा या तो स्टमक में या इंटेस्टाइन में। अब चाहे हम खाना खाएं या कोई भी चीज़ ओरली खाते हैं, दवाई ले, तो वो वहाँ से एब्जॉर्ब होके सबसे पहले कौन से ब्लड में जाती है चीज़ें? यस, पोर्टल ब्लड में। और पोर्टल ब्लड लीवर में लेके जाता है चीज़ों को। तो जब हम दवाई देंगे तो वो पहले लीवर में पहुंचेगी। तो हमने दवाई दी ओरली, तो वो पोर्टल ब्लड के थ्रू सबसे पहले लीवर में आएगी। ओके, तो सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल्स ओरली दिए और उसमें से 20 मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुए, वो फीसेस में निकल गए, एब्जॉर्ब ही नहीं हुए। तो बाकी कितने बचे? यस, 80 मॉलिक्यूल्स बचे। तो 80 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए और वो 80 मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुँच गए? वो 80 मॉलिक्यूल्स पहुँच गए लीवर में। बट हमें दवाई लीवर में नहीं चाहिए, हमें दवाई कहाँ चाहिए बताओ? यस, हमें दवाई चाहिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ओके, क्योंकि वही सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, तो दवाई वहीं जाकर काम कर पाएगी। तो हम चाहते हैं ये मॉलिक्यूल्स जो लीवर में आए हैं वो कहाँ चले जाए? वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आए, है ना। बट सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले लीवर में कुछ दवाई टूट जाती है, कुछ दवाई मेटाबोलाइज हो जाती है। सपोज 30 मॉलिक्यूल्स लीवर में टूट गए, लीवर में मेटाबोलाइज हो गए। ओके, तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे हैं 50 मॉलिक्यूल्स और वो 50 मॉलिक्यूल्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे। ओके, वापिस से समझो इस चीज़ को। वो 50 मॉलिक्यूल्स ब्लड में पहुँच गए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स ओरली दिए, उसमें से 20 मॉलिक्यूल्स एक्सक्रीट हो गए, एब्जॉर्ब ही नहीं हुए, और 30 मॉलिक्यूल्स लीवर में मेटाबोलाइज हो गए। और बाकी कितने बचे एंड में? 50 मॉलिक्यूल्स। तो वो जो बचे वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे। तो 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 50 काम कर रहे हैं। तो कितना परसेंट? 50%। तो इस परसेंटेज को ही हम क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी। समझ आया? इस परसेंटेज को ही हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये क्या है? बायोलॉजिकली अवेलेबल। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमने डोज दी उनमें से कितना परसेंट बायोलॉजिकली अवेलेबल है एक्शन के लिए। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन हुई इट इज परसेंटेज ऑफ गिवन डोज विच रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन हो गई इट इज परसेंटेज ऑफ गिवन डोज विच रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। विच रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। समझ आ गया? तो हम दो तरीके से बायोअवेलेबिलिटी को बता सकते हैं। बहुत बार हम कहते हैं परसेंटेज बायोअवेलेबिलिटी, मतलब अगर हमने 100 दिए तो उसमें से कितना परसेंट, कितने मॉलिक्यूल्स ब्लड में है। तो मैंने जो यहाँ एग्जांपल दिया उसमें कितने आए? 50%। और सेकंड फ्रैक्शनल बायोअवेलेबिलिटी, मतलब अगर एक ओरल दिया तो एक में से कितना पहुंचा। तो यहाँ 50% बायोअवेलेबिलिटी या कह सकते हैं 0.5 फ्रैक्शन। ओके, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है बायोअवेलेबिलिटी का? कि अगर किसी दवाई की बायोअवेलेबिलिटी कम है तो हमें डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वेस्ट ज़्यादा हो रही है और काम करने वाली कम है। तो बायोअवेलेबिलिटी विल डिटरमाइन द डोज ऑफ ए ड्रग। बायोअवेलेबिलिटी विल डिटरमाइन द डोज ऑफ ए ड्रग, है ना। तो मुझे बताओ कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी को? तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो 50% ही क्यों, 60% या 70% क्यों नहीं? सो विच फैक्टर्स अफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी? तो हमने जो एग्जांपल लिया उसमें 50% है, और क्यों? क्योंकि बाकी 50% तो वेस्ट हो गई, है ना। बाकी 50% तो वेस्ट हो गई। तो जहाँ जहाँ वेस्ट हुई वही फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ वेस्ट हुई? तो एक यहाँ पर जो 20 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं हुए, और एक यहाँ पर जो 30 मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज हो गए, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, तो बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड अपॉन एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट फैक्टर क्या है? एब्जॉर्प्शन। मतलब
अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर एब्जॉर्प्शन कम होएगी तो बायोअवेलेबिलिटी कम होएगी। मतलब बायोअवेलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन के, है ना। तो हम ऐसे लिख देते हैं बायोअवेलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन, है ना। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है अच्छे से, तो समझ जाना बस। ओके, एंड सेकेंड मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है, और इस मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, यस कम हो जाएगी, है ना। तो बायोअवेलेबिलिटी, तो एक दवाई जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, जो कि है ग्लिसराइन ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम वो दवाई देख लेते हैं जिसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, एलपीजी, एलपीजी से हम इसको याद कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। एल से है लिग्नोकेन, पी से है प्रोपेनोलोल, और जी से है ग्लिसराइन ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, तो इन तीनों का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। अब हमने एग्जाम्पल लिया ग्लिसराइन ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, जिसका एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 100% है। मतलब अगर हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स दिए तो सारे 100 मॉलिक्यूल्स लीवर में पहुंच जाएंगे, है ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 100% है। तो अगर एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 100% है तो बायोअवेलेबिलिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। पर नहीं, क्योंकि 100 में से 99 मॉलिक्यूल लीवर में ही टूट गए, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया। तो नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसी दवाई है जिसका एब्जॉर्प्शन तो बहुत अच्छा है, बट बायोअवेलेबिलिटी बहुत ख़राब है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो अब सोचो, अगर इतना ज़्यादा वेस्टेज है तो हम ओरली इसको क्यों देंगे, है ना। तो हम इसको दूसरे रूट से देंगे, और कौन से रूट से देंगे, सबलिंगुअली। हम इसको सबलिंगुअली देंगे, सबलिंगुअल रूट से देंगे। मुझे बताओ, हम नाइट्रोग्लिसरीन क्यों देते हैं। यस, अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना के लिए दिया जाता है। तो हम सबलिंगुअल देंगे, क्योंकि ओरल देंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। अब सबलिंगुअल का क्या मतलब है, लिंगुअल मतलब टंग। अब टंग के नीचे एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल वेन। ओके, टंग के नीचे एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल वेन। तो जब हम सबलिंगुअल कहते हैं तो उसका मतलब है जीभ के नीचे रख दो। तो जब पेशेंट जीभ के नीचे रखता है तो उसका मतलब है लिंगुअल वेन के ऊपर रख रहे हो, है ना। तो जो टैबलेट है वो जस्ट वेन के ऊपर है, तो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में चल जाएगी, ड्रग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चल जाएगी टैबलेट के थ्रू। तो सबलिंगुअल में क्या है, दवाई सीधी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई, लीवर में जाए बिना। समझ आया। तो इससे एडवांटेज क्या हो गया, यहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ ही नहीं सबलिंगुअल रूट में। और अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही नहीं होएगा तो क्या हो जाएगा, बायोअवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसका एडवांटेज क्या है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो सबलिंगुअल रूट से बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू ऑरल रूट। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ सबलिंगुअल रूट की, अगर हमने दवाई सबलिंगुअली दी है तो वो सीधा ब्लड में आ रही है। अगर हम दवाई ओरल देते हैं तो क्या होता है, वो पहले दवाई स्टमक में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाती है, फिर लीवर से ब्लड में आती है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 30-40 मिनट तो लग जाते हैं एक्शन आने में। पर सबलिंगुअल में डायरेक्टली दवाई ब्लड में आ रही है तो एक्शन सेकंड्स में चालू हो जाते हैं। तो अगर एक्शन सेकंड्स में चालू हो जाता है तो हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं ना। तो सेकंड एडवांटेज क्या है, फास्ट है सबलिंगुअल, फास्ट है ना, फास्ट है सबलिंगुअल रूट से। तो ओके, तो हम इसको इमरजेंसी में ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना के लिए। और कौन से रूट से, सबलिंगुअल रूट से। और क्यों सबलिंगुअल रूट से, क्योंकि एक्शन जल्दी आ जाता है। अब मुझे बताओ कि क्या हम नाइट्रोग्लिसरीन को आईवी दे सकते हैं इन अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, क्योंकि आईवी भी 100% बायोअवेलेबल है, आईवी से भी फास्ट एक्शन आ जाता है। पर हम नहीं देते हैं क्योंकि सारे पेशेंट को एंजाइना अटैक हॉस्पिटल में नहीं होता है ना। तो अगर हमें आईवी देना है तो डॉक्टर नर्स कोई तो चाहिए,
तो अब हर जगह तो ये नहीं रहेंगे और पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा हमें, बट इतना तो टाइम ही नहीं है, मतलब इतना तो टाइम ही नहीं होता है उस टाइम। तो एक और एडवांटेज क्या है, सबलिंगुअल रूट का सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। थर्ड एडवांटेज क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है ना। पेशेंट खुद से दवाई जीभ के नीचे रख सकता है और एक्शन भी फास्ट है, तो काफ़ी अच्छा और बड़ा फ़ायदा है ये। और लास्ट एडवांटेज, सपोज करो हमने 20 mg नाइट्रोग्लिसरीन दी सबलिंगुअली, और मैंने सपोज बोला है, मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो डोज बोल रही हूँ वो सही है, ये जस्ट एग्जाम्पल है 20 mg। ओके, तो सपोज हमने 20 mg नाइट्रोग्लिसरीन दी सबलिंगुअली और उस 20 में से 10 mg ब्लड में आ गई। ओके, 10 mg ब्लड में आ गई तो चेस्ट पेन खत्म हो गया। तो बाकी 10 का क्या होएगा, बाकी 10 तो हमारे मुंह में है ना, बाकी 10 तो हमारे मुंह में है, तो हम उसको थूक देंगे, क्योंकि अगर हम नहीं थूकते हैं तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा देंगे तो टॉक्सिसिटी आएगी। तो सबलिंगुअल का फ़ायदा ये है कि जब भी डिजायर्ड एक्शन ऑब्टेन हो जाए, जैसे एंजाइना में चेस्ट पेन खत्म हो जाए, तो बाकी बची हुई दवाई को नहीं लेनी है, उसको थूक दो। तो फोर्थ एडवांटेज क्या है, हम टर्मिनेट कर सकते हैं एक्शन को जब भी हमें डिजायर्ड एक्शन मिल जाए उसके बाद। ओके, तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं एक्शन को जब भी हमें डिजायर्ड एक्शन मिल जाए उसके बाद, है ना। तो ये है सबसे बड़ा फायदा सबलिंगुअल रूट का। तो ये 4 फायदे हैं, कौन से? नंबर 1, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नंबर 2, एक्शन फास्ट। थर्ड, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल। एंड फोर्थ, वी कैन टर्मिनेट एक्शन, मतलब जब एक्शन आ गया हम उस एक्शन को खत्म कर सकते हैं ड्रग को बाहर निकाल कर। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बायोअवेलेबिलिटी को मेजर कैसे करेंगे। ओके, हाउ टू कैलकुलेट बायोअवेलेबिलिटी। तो पहले ये जानो कि अगर हम आईवी रूट से कोई दवाई देंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी। यस, 100%। आईवी रूट से अगर कोई दवाई देंगे तो सारी ब्लड में आएगी और बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। और बाकी इंजेक्शंस जैसे सबक्यूटेनस और इंट्रामस्कुलर, उसमें बायोअवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है, यूजुअली 75 से 100% के बीच में होती है। ओके, और अगर हम ओरल रूट की बात करें तो उसमें बहुत वेरिएबल होती है, यूजुअली 5 से 100% के बीच में। तो आईवी से 100%, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर से 75 to 100% और ओरल से 5 to 100% बायोअवेलेबिलिटी। तो सपोज करो हमने दवाई को आईवी दिया तो सारी ब्लड में आ गई, और सारी ब्लड में आ गई तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी, 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आ गई। ओके, 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर रहेगी। ओके, हाइपोथेटिकली लिखा है मैंने ये। तो अब अगर हम ओरल रूट से कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम ओरल रूट से दवाई देंगे और फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करेंगे। अब अगर सपोज करो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 80 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आया तो उसका मतलब है 80% ब्लड में आया, तो बायोअवेलेबिलिटी 80% हो गई, है ना। ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले हमने बताना है कि 100% आता है तो कितना होता है और हमारे रूट से कितना आया है, तो पता लग जाएगा कि कितना परसेंटेज है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले वो दवाई देंगे। सपोज करो ड्रग ए की कैलकुलेट करनी है, पर हम कोई भी फिक्स डोज देंगे। सपोज करो 100 मिलीग्राम बाय आईवी रूट। ओके, तो पहले हमें 100% कैलकुलेट करना है, तो हम आईवी देंगे। आईवी देने के बाद हर आधे घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। हम एक ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। हर आधे घंटे के बाद हमने दवाई की प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक की और ग्राफ बना दिया, क्योंकि जब हमने आईवी दिया तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहले आधे घंटे में चेक करेंगे तो बहुत हाई आएगी, बट उसके बाद मेटाबॉलिज्म से कम होती जाएगी। तो ग्राफ आएगा, पहले हाई आएगी प्लाज्मा कंसंट्रेशन और उसके बाद मेटाबॉलिज्म से कम होती गई और ऑलमोस्ट ज़ीरो। ओके, तो ये जो टोटल एरिया बना है ये हमारे 100% है, और इस एरिया को हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व। इस एरिया को हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, और अ कर्व मीन्स ग्राफ, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। और कौन से रूट से, आईवी रूट। सो ये आईवी एरिया अंडर कर्व, आईवी रिप्रेजेंट करता है 100%। ये 100% दवाई टोटल ब्लड में आई है।
अब जब ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी ब्लड में, तब हम वही दवाई, वही डोज उस रूट से देंगे जिससे हमें बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब हम ओरली देंगे। ओके, उसी दवाई को, उसी डोज को हम ओरल देंगे, वही दवाई और वही डोज। ओके, तो फिर से वही ग्राफ बनाएंगे। आधे घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करेंगे। ओरल देंगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम होएगी और फिर डिक्रीज करने शुरू कर देगी। ओके, फिर डिक्रीज करनी शुरू कर देगी। ओके, तो ये वाला एरिया है उसको हम कहेंगे AUC बाय ओरल रूट, यानी एरिया अंडर कर्व बाय ओरल रूट, या जिस भी रूट से कैलकुलेट करना चाहते हो। तो अब हम इन दोनों एरिया को डिवाइड कर देंगे। ओके, एरिया अंडर कर्व बाय ओरल रूट डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व बाय IV रूट। तो ये है बायो अवेलेबिलिटी। ओके, ये है फ्रैक्शन में बायो अवेलेबिलिटी। ओके, और अगर हमें परसेंटेज में करना चाहते हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा परसेंटेज बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी हम इसमें दो एरियाज को कंपेयर करते हैं, जिस रूट से कैलकुलेट करनी है उसका, और दूसरा IV का। IV 100% है। तो ये हो गया हमारा हाउ टू कैलकुलेट बायो अवेलेबिलिटी। ओके, अब बायो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है बायो इक्विवेलेंस। तो नाम से ही पता पड़ रहा है, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे। तो जब हम एक जैसे की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है वो दो चीजें, ये है ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग, ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग। हम एक ही दवाई के दो ब्रांड की बात कर रहे हैं। एक दवाई को खूब कंपनियां बना सकती है, हम अलग अलग कंपनी के ब्रांड को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो एक एग्जांपल से समझो, सपोज एस्पिरिन। तो एस्पिरिन एक कंपनी बनाती है इकोस्प्रिन के नाम से, और दूसरी कंपनी बना रही है लोस्प्रिन के नाम से। और दोनों में सपोज 150 mg एस्पिरिन है। तो जब हमने इकोस्प्रिन एक पेशेंट को दी और उसके बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक किया, तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन आया सपोज 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, है ना। और जब हमने उसको लोस्प्रिन दिया तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन आया 80 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। तो क्या ये बायो इक्विवेलेंट है? सपोज करो ये 90 आया, तो क्या अब ये बायो इक्विवेलेंट है? या सपोज ये 99 आया, तो क्या अब ये बायो इक्विवेलेंट है? तो बायो अवेलेबिलिटी अगर दो ब्रांड्स की ऑलमोस्ट सिमिलर है तो हम कहते हैं वो बायो इक्विवेलेंट है। और ऑलमोस्ट सिमिलर का मतलब क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर को? ±20%। अगर ये 100 है तो ये 80 से लेके 120 तक के बीच में, 80 से लेके 120 तक के बीच में कुछ भी आता है तो हम बायो इक्विवेलेंट मानते हैं। अगर 80 से कम आया या 120 से ज़्यादा आया तो हम बायो इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे इस चीज़ को। ओके, तो ज़्यादातर दवाइयाँ जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है वो ऑलरेडी बायो इक्विवेलेंट है। अब एक एग्जाम्पल जो याद करना है वो है फेनिटोइन। ओके, फेनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एपिलेप्सी में देते हैं, है ना, फेनिटोइन को। फेनिटोइन के दो ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे एक ब्रांड है डायलेंटीन और दूसरा ब्रांड जो है वो है एप्टोइन के नाम से, है ना। ब्रांड्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायलेंटीन और एप्टोइन बायो इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, अब एपिलेप्सी है, हमें पता है कि एपिलेप्सी में सीजर्स होते हैं, तो दवाई एकदम से काम करेगी या नहीं ये हमें नहीं पता, है ना। तो हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, कम ज़्यादा करके प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लेवल पर लाना पड़ता है। तो सपोज डायलेंटीन की डोज हमने एडजस्ट करी और उसकी डोज आ गई 300 mg। ओके, तो पेशेंट को हमने डायलेंटीन 300 mg मतलब फेनिटोइन 300 mg स्टार्ट किया। 6 महीने से वो दवाई ले रहा है, उसको सीजर्स बिल्कुल नहीं आए हैं, बिल्कुल सही कंट्रोल्ड है। ओके, मतलब डोज सही है। अब क्या हुआ, इसका पत्ता खत्म हो गया। वो केमिस्ट के पास गया और बोला कि डायलेंटीन 300 mg दे दो। केमिस्ट ने बोला ये तो नहीं है मेरे पास, बट एप्टोइन है, ये भी फेनिटोइन है और 300 mg ही है उसमें। तो उसने एप्टोइन ले ली और एप्टोइन स्टार्ट कर दी।
बट एप्टोइन स्टार्ट करके थर्ड डे ही उसको सीजर आ गए, उसको दौरा पड़ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बायो इक्विवेलेंट नहीं है, हम इन ब्रांड्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम जब भी किसी को फेनिटोइन स्टार्ट करते हैं तो उनको कहते हैं कि ब्रांड्स चेंज नहीं करनी है, ठीक है। हम जब भी किसी को फेनिटोइन स्टार्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं ब्रांड्स चेंज नहीं करनी है। सो ब्रांड्स चेंज इज नॉट रिकमेंड इन दिस केस, ओके। ब्रांड चेंज इज नॉट रिकमेंड इन केस ऑफ फेनिटोइन बिकॉज डिफरेंट ब्रांड्स आर नॉट बायो इक्विवेलेंट, ओके। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बायो इक्विवेलेंस, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ओके। तो सपोज हमने एक दवाई दी, सपोज ड्रग ए, ओके, और उसकी कोई फिक्स्ड डोज दी, सपोज 100 मिलीग्राम, और उसके हर आधे घंटे बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करते रहे। अब हमने एक ग्राफ बना दिया प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, है ना। 1 सेकेंड। ओके, तो इस ग्राफ से हमें 3 चीज़ें पता चलती है। सबसे पहले हमने इसका हाईएस्ट पॉइंट देखा, ओके। हाईएस्ट पॉइंट जो ये वाई एक्सिस पे गया उसको हम सी मैक्स कहते हैं, उसको हमने सी मैक्स बोल दिया, ओके। और जो हाईएस्ट पॉइंट जब ये एक्स एक्सिस पे गया तो उसको हमने टी मैक्स बोल दिया। और तीसरा ये टोटल एरिया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया AUC, एरिया अंडर द कर्व। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सी मैक्स, तो सबसे पहले येलो कलर नहीं, ओके। तो सबसे पहले सी मैक्स। अब क्या है ये सी मैक्स? सी मैक्स इज द मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो हम ऑब्टेन करेंगे उस डोज से। इस केस में हमने ड्रग ए 100 मिलीग्राम दिया, तो ये देने के बाद जो भी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आएगी उसको कहेंगे सी मैक्स। सी क्या है? कंसंट्रेशन मैक्सिमम। तो ये डोज पर डिपेंड करेगा, ओके। तो सी मैक्स में हमने ऐसी डोज देनी है ताकि सी मैक्स हमेशा 2 लाइन्स के बीच में रहे। कौन सी 2 लाइन्स? 2 लाइन्स के बीच में रहे। तो ये ऊपर वाली लाइन जो है ये है मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन, और ये नीचे वाली लाइन जो है वो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ओके, वापस से समझो। हमने ड्रग ए 100 मिलीग्राम दिया, तो ये देने के बाद जो भी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आएगी उसको हम कहेंगे सी मैक्स, ओके। सी क्या है? कंसंट्रेशन मैक्सिमम। तो ये डोज पर डिपेंड करेगा। तो सी मैक्स में हमें ऐसी डोज देनी है ताकि सी मैक्स हमेशा इन 2 लाइंस के बीच में रहे। कौन कौन सी? मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन एंड मिनिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन। तो हमने डोज ऐसी चूज करनी है ताकि जो सी मैक्स आएगा वो हमेशा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर ही आए, क्योंकि अगर नीचे रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो काम नहीं करेगी, है ना। सिमिलरली दवाई की डोज इतनी ही देनी है जो आदमी टॉलरेट कर पाए। अगर आदमी टॉलरेट ही नहीं कर पाया तो ऐसी दवाई का कोई मतलब है ही नहीं, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे वो दवाई, तो इसलिए, है ना। तो डोज ऐसे एडजस्ट करनी है कि उसका सी मैक्स मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन से कम रहे हमेशा। तो सी मैक्स इन दोनों के बीच में रहना चाहिए है ना। तो डोज को हमें उस तरीके से ही एडजस्ट करनी होती है। अब टी मैक्स क्या है? अब टी मैक्स टाइम है जिस टाइम में सी मैक्स आएगा, मतलब द टाइम इन विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम मैक्सिमम। तो मतलब अगर किसी दवाई का टी मैक्स कम है, मतलब उस दवाई की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जल्दी आ गई। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जल्दी आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका एब्जॉर्प्शन फास्टर होना पड़ेगा। सो टी मैक्स टेल्स अबाउट rate of drug absorption. Tmax tells about rate of drug absorption. अगर Tmax कम है
तो मतलब रेट फास्टर है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है। दवाई अगर बहुत कम है टीमैक्स, तो हम दवाई में अगर बहुत कम है टीमैक्स तो हम इमरजेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी दवाई का टीमैक्स ज़्यादा है तो वो इमरजेंसी के लिए सूटेबल नहीं है ना। समझ आया? क्योंकि सफिशिएंट कंसंट्रेशन आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। क्या है टीमैक्स? टीमैक्स रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है। अगर टीमैक्स कम है तो मतलब रेट फास्टर है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है दवाई। और अगर बहुत कम है टीमैक्स तो हम इमरजेंसी में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी दवाई का टीमैक्स ज़्यादा है तो वो इमरजेंसी के लिए सूटेबल नहीं होएगी। समझ आ गया? क्योंकि वो सफिशिएंट कंसंट्रेशन आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, एंड फाइनली AUC एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो टोटल दवाई जो बॉडी में आई उसको AUC कहते हैं। AUC इज एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, सो AUC मतलब टोटल कितनी आई, मतलब एक्सटेंट, और टीमैक्स लिखते हैं मतलब कितनी फास्ट आई। ओके, मतलब रेट। ओके, सो टीमैक्स टेल्स अबाउट रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड AUC टेल्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, तो AUC हम कंपेयर करेंगे किसी भी रूट का IV के साथ तो हमें बायोअवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। ओके, तो समझ आया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का। नेक्स्ट वीडियो में मैं फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी। सो सी यू सून, बाय।